कोई नए हैं जो लास्ट क्लास नहीं थे? आज इनकी पहली क्लास है। कौन है जो लास्ट क्लास नहीं थे? लास्ट क्लास सभी थे। अविराज, अविराज, हाँ सर। अविराज माइक ऑन म्यूट करो। हाँ सर। आपकी पहली क्लास है? नहीं, थर्ड है। लास्ट क्लास थे आप? हाँ। ओके, क्या पढ़ाया था लास्ट क्लास? लॉर्ड कर्जन 1905 का, 1976 का सब बताया था, ईयर का। ओके गुड, ठीक है ठीक है ठीक है, गुड गुड, थैंक ठीक यू। है। रीनू, रीनू मैडम, यस सर। लास्ट क्लास थी आप? यस सर। क्या पढ़ाया था मैडम? 1905 to 1915। 1915। 1915 में महात्मा गांधी का इंडिया में आगमन हुआ था, करेक्ट? यस सर। किसके कहने पे आए थे? पंडित राजकुमार। पंडित राजकुमार। यस सर। नोटबुक देख के बोल रही हैं कि नोटबुक के बिना बोल रही हैं? सर नोटबुक के साथ। ओके, देख के। यस सर। ओके ठीक है। ये मैडम मुस्लिम लीग का एस्टैब्लिशमेंट किसने किया था? मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग को बनाया किसने था? रीनो। सईद सर आका खान। सईद ढाका। आका खान तो ये फाउंडर जिनसे थे सर। पूछूं वही बोले। हाँ रीनो, यस सर। किसने बनाया था मुस्लिम लीग को? सर आका खान। ओके चलेगा। उज्ज्वला मैडम, उज्ज्वला मैडम, उज्ज्वला ये लास्ट क्लास भी नहीं बोल रही थी। बिमला पटेल। यस सर। मैडम ये मार्ले मिंटो रिफॉर्म क्या था? सॉरी सर, क्या? मार्ले मिंटो रिफॉर्म क्या था? सर वो एक एक्ट था, वो इंडियन रिप्रेजेंटेटिव को दिया गया था कुछ प्लेस। हाँ वो एक्ट का नाम बताइए मैडम। इंडियन काउंसिल एक्ट, मार्ले मिंटो रिफॉर्म या ऐसा कुछ था। ग्रेट। कब, कौन सी ईयर? 1909 या 99, सॉरी 10 में नहीं था, 9। 1909। इट मीन्स नोटबुक आपके पास है, लेकिन ठीक है चलेगा, देख के भी बोलोगे तो भी चलेगा। रोहित। यस सर। दिल्ली दरबार कितनी बार लगाया, कब कब लगाया? सर दिल्ली दरबार 3 बार लगाए, 1877, 1903 और 1911 में। 1903 में जो जिस महारानी को हमने इंडिया की राजकुमारी का खिताब दिया था, नाम क्या था? अलेक्जेंड्रा। अलेक्जेंड्रा, चलेगा। ओके गुड रोहित। करण पटेल साहब। हाँ सर। सब ठीक है? हाँ सर सब ठीक। बंगाल का विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था, करेक्ट? हाँ सर करेक्ट। इस विभाजन को फिर से वापस ले लिया गया है ना, कि बंगाल को जब बिहार उड़ीसा से अलग किया गया, बाद में इस लॉर्ड कर्जन के इस फैसले को वापस लिया गया। किस व्यक्ति ने इस फैसले को वापस लिया और कौन से ईयर में? कौन से? किसने वापस लिया, कौन सा ईयर? सर फिर बोलिए, से बोलिए। बोलिए, मेरे को सुनाई नहीं दिया। लॉर्ड कर्जन के फैसले बंगाल का विभाजन 19.5 को हाँ सर। कैंसिल किया गया था, किस ईयर में? कैंसिल किया गया था। अभी सब परेशान होगा, अभी तो सब परेशान होगा। किसी के पास आंसर है इसका? Any one of you having the right correct answer of this question? रविंद्रनाथ टैगोर। कब किया था मैडम कैंसल? रविन्द्रनाथ टैगोर के पास ये 1905। पावर
रविन्द्रनाथ टैगोर के पास ये पावर था क्या कि लॉर्ड कर्जन के फैसले को गलत साबित कर दे? हाँ, तो आप लोग जो परेशान हैं वो इस कारण से परेशान हैं क्योंकि ये बातें मैंने बताई ही नहीं थी लास्ट क्लास में। यस सर। इस कारण से आप कितना भी नोटबुक को आप पढ़ लेंगे लेकिन ये फैक्ट आपको दिखेगा नहीं क्योंकि ये बातें हमने अपने जेब में रखी थी। ओके, चलेगा। मेरे को सिर्फ इतना सर बताइए। आपका वॉइस बीच बीच में ब्रेक हो रहा है। ब्रेक हो रहा है? हाँ, नहीं सर। हो रहा है सर। चलिए, सबके किसी और कोई ब्रेक लग रहा है आवाज? नो सर। नो सर। नहीं, ठीक है। मृणाली मैडम, आखिरी Yes, क्वेश्चन sir. आपसे, क्लास की हम शुरुआत करेंगे। यस हेलो, सर। आवाज आ रही है मैडम? आप हाँ, मेरे को बताइए कि गदर पार्टी का एस्टैब्लिशमेंट किसने, कब और कहां किया? गदर पार्टी ने सेंट फ्रांसिस को हाँ, सरदार सोहम सिंह ने और लाला हरदयाल ने किया था। चलेगा। गुड गुड, ठीक है। चलिए, आज की क्लास की हम शुरुआत करेंगे, है ना? लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा उसको एक बार हम देख लेंगे, है ना, और फिर हम लास्ट क्लास की शुरुआत करेंगे। आई होप कि जो लास्ट क्लास हमने पढ़ा था वो आप लोगों ने देखा है। Yes, सब लोगों ने sir. देखा है ना लास्ट क्लास? हाँ, नहीं सर, मैं नहीं थी लास्ट क्लास। आपका नाम क्या है मैडम? यूट्यूब पे विशाखा। देख लिया सर। हाँ, विशाखा सर। विशाखा। कहाँ थी मैडम लास्ट क्लास? कैसे चलेगा काम? सर एक्चुअली मैं बाहर गई थी तो देख नहीं पाई, सॉरी सर। बाहर जाने की कोई जरूरत ही नहीं है ना, वो तो मोबाइल पे ही रहता है। मोबाइल तो हमेशा पॉकेट में रहता है ना। हाँ पर सर मैं एक्सेस नहीं कर पा रही थी। ओके, उससे पहले क्लास का थे आप? सर सिर्फ संडे का मिस हुआ था मेरा। ठीक है, उससे पहले के संडे का भी मिस हुआ था? उससे पहले का संडे आई डोंट नो, हाँ शायद मिस हुआ है वो भी। ठीक है, ठीक है, एक मिनट। सर मेरा आपको फर्स्ट किसके- है सर। एक मिनट, मैं अवेलेबल होता हूँ, एक मिनट। मीटिंग ID 84 85800741 ठीक है। आज किनकी फर्स्ट क्लास है जो लास्ट क्लास में नहीं थे? मेरा फर्स्ट था सर। मेरा आपकी पहली क्लास है। क्या नाम है मैडम आपका? रम्या। रम्या। और हाँ। किसकी पहली क्लास है? सर रम्या मेरी मैडम किसी? विशाखा। विशाखा। आप दोनों किसी की तैयारी, विशाखा मैडम किसी की तैयारी कर रही हैं आप? MPSC सर। MPSC, ठीक है। रम्या? पीओ, बैंक पीओ। बैंक PO के लिए सिलेबस नहीं है मैडम। जो सिर्फ बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं आपके एग्जामिनेशन में, अभी जो मैं पढ़ाने वाला हूं आने वाले 1 से 1.5 घंटे में, वो आपके सिलेबस में नहीं है ना? लेकिन आने वाले CT एग्जामिनेशन में सिलेबस में हो सकता है। आज के डेट में आपके सिलेबस में नहीं है ना? तो बैंकिंग की जो जनरल अवेयरनेस की क्लास है वो 7 to 8:30 है। जो यहाँ पर SSC, रेलवे, MPSC या फिर उससे ऊपर लेवल के एग्जामिनेशन कर रहे हैं उसके सिलेबस में जनरल स्टडी है। जनरल स्टडी आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, है ना, इंडियन इकोनॉमी, है ना, या फिर जनरल साइंस पे आधारित बेस की बातें हम कर रहे थे। मॉडर्न हिस्ट्री में हम थे। मॉडर्न हिस्ट्री में हमने ऑलरेडी 2 क्लास आपसे कंप्लीट कर दिया है। पहले क्लास में हमने आपके साथ 1857 के सिपाही रिवॉल्ट की बातें की हैं और उसी क्लास में हमने INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस के एस्टैब्लिशमेंट 1885 की बातें की थी। लास्ट क्लास में हमने जो फैक्ट बताया था वो इंडियन फ्रीडम फाइटर स्ट्रगल के बारे में बात की थी और 1905 से लेके 1915 तक की बातें हमने महात्मा गांधी के आने तक की बातें की थी आपके साथ। करेक्ट? यस सर। या नहीं? यस सर। यस सर। यस। उससे हम आगे चलेंगे और आज संभवतः जिस क्लास में हम होंगे वो 1905 के बाद 1916, है ना, 1916 से आगे जहां तक टाइम परमिसेबल होगा वहां तक की हम बात आपके साथ करेंगे। जो पहली क्लास में है, आप इस जो आपके सामने स्क्रीन दिख रहा है उसको पिन टू वीडियो कर लीजिए तो सिर्फ मेरी स्क्रीन आपके साथ दिखेगी। देखिए, 1905 से लेके 1915 तक की बातें मैं 2 मिनट में आपके साथ रिपीट कर देता हूं, लास्ट क्लास की बातें, और फिर उसके आगे हम चलेंगे। 1905 में हमने आपके साथ 3 बातें शेयर की थी।
पहली बात हमने ये बताई थी कि बंगाल का विभाजन जिस लॉर्ड गवर्नर ने किया था उसका नाम था लॉर्ड कर्जन। ये बातें 1905 में की गई थी। बंगाल को बिहार और उड़ीसा से सेपरेट कर दिया गया था, है ना। इसके बाद ये घटना को एकता दिवस में मनाने का जो निर्णय है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने किया और इस दिन को उसने 16 अक्टूबर 1905 को उसने राखी दिवस के रूप में मनाया। वहीं पे जो एक्सट्रीमिस्ट थे आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो एक्सट्रीमिस्ट पार्टी के लोग थे बीपीएल, बालपाल और लाल, उन्होंने एक नए मूवमेंट, एक नई क्रांति, एक नए आंदोलन को जन्म दिया जिसका नाम था स्वदेशी मूवमेंट, जिसमें भारत की बनी हुई कपड़े को हमें यूज करना है और विदेशी कपड़ों का हमें जो गारमेंट है उसका बहिष्कार करना है। ये बातें 1905 की थी। 1906 में मुस्लिमों की एक कमेटी बनी। इस कमेटी को बनाया जिस व्यक्ति ने, उसका नाम था आगा खां, लेकिन इस कमेटी का जो पहला अध्यक्ष, पहला प्रेसिडेंट था और इस कमेटी का एस्टैब्लिशमेंट ढाका में था और उसका नाम था सर सैयद अहमद खान 1906 में। और इस कमेटी को, इस पार्टी को जिस व्यक्ति ने आगे चल के 1913 में लीड किया वो व्यक्ति आपका मोहम्मद अली जिन्ना था। बहुत पावरफुल आपका ये शासक था, शासक ना कहें, बहुत पावरफुल आपका ये लीडर था जिसने 1940 में भारत का विभाजन और पाकिस्तान जैसे नए वर्ड को जन्म दिया था। 1907 में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ। वो अधिवेशन आपके सूरत में हुआ था और उस अधिवेशन में चूंकि दो अलग अलग विचारधाराओं के लोग आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो चुके थे और दोनों विचारधाराओं के लोगों का एक दल में रहना पॉसिबल नहीं था, इस कारण से दो अलग विचारधाराओं के लिए दो अलग गुट हो गए थे। एक गुट का नाम था नरम दल, दूसरे गुट का नाम था गरम दल, दैट इज एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट। तो एक्सट्रीमिस्ट में तो वही थे जो बीपीएल के लोग में आते थे, बाल पाल और लाल, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल और लाला लाजपत राय। वेयर जो मॉडरेट में थे, जो आराम वाले व्यक्ति थे, उसमें दादा भाई नेहरूजी, जिसे हमने द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा, एमजी रानाडे, है ना, तो ये सब आपके नरम दल में थे। 1908 में भारतीय इतिहास में ऐसी कोई इंपॉर्टेंट घटना नहीं हुई जिसका जिक्र आपके इतिहास के पन्नों पे आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। 1909 में हमने मार्ले मिंटो रिफॉर्म जैसी बातें की और इस रिफॉर्म को हमने इंडियन काउंसिल एक्ट का नाम दिया था। 1910 इतिहास खामोश है, हमने भी आपके साथ कोई भी इंपॉर्टेंट फैक्ट का जो फैक्ट है वो आपके साथ शेयर नहीं किया है। 1911 जिसकी बातें मैंने अपने पॉकेट में लास्ट क्लास में रख रखा था और आपसे आते ही मैंने एक सवाल पूछा, वो यही था कि बंगाल के विभाजन जो 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था उसको कैंसिल किसने किया था। तो उस समय जो तत्कालीन आपके वाइसराय थे उनका नाम था लॉर्ड इरविन, लॉर्ड इरविन, है ना, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन ने इस जो प्रपोजल थे बंगाल का विभाजन को उसने कैंसिल आउट कर दिया था 1911 में। 1911 के बाद आपके जो दिल्ली दरबार है वो लगा, है ना। दिल्ली दरबार 1877 में हुआ, 1903 में हुआ और 1912 में हुआ। ये जो 1912 का था इसमें जॉर्ज पंचम को भारत आए थे, उनको भारत के राजकुमार का ताजपोशी पहनाया गया। सर 1911 में है जॉर्ज पंचम का 5। हाँ 1911 में ही ना दिल्ली दरबार। सर आपने 1912 बोल दिया गलती से। अच्छा हाँ, तो 1911 में ही दिल्ली दरबार लगा था, तीसरी बार लगा था और हमने भारत के कैपिटल को फ्रॉम कोलकाता टू दिल्ली शिफ्ट किया था। फिर हमने बाद में गदर पार्टी का एस्टैब्लिशमेंट किया। 1914 में हमने 1913 में ही रविन्द्रनाथ टैगोर को हमने खिताब दिया था, वो नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर था। नोबेल आपके इस व्यक्ति के बारे में मैंने पूरी बात बताई है कि जनगण मन भारत का जो नेशनल एंथम है इसके साथ साथ बांग्लादेश का 2 देशों के नेशनल एंथम को लिखा। इसका जन्म कहाँ हुआ था, कौन सी इसकी बुक थी, गीतांजलि इसी बुक का नाम मैंने आपके साथ बताया है ना। तो आपके 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर की बातें मैंने आपके साथ की है। 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई थी और इसमें भारत भी एसोसिएट कर रहा था आखिरी के दिनों में, जो आपके अमेरिका और भारत को बाद में एसोसिएट किया गया था। 1915 जो लास्ट क्लास की आखिरी बात जनरल स्टडी में थी वो ये थी कि आपके साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग से आपके एक व्यक्ति का प्रवेश आपके इंडिया में हुआ, जो व्यक्ति आपके आगे चल के भारत को स्वतंत्रता दिलाने, इंडिपेंडेंस के मुहिम में सबसे बड़ा रोल साबित किया, उस व्यक्ति का नाम महात्मा गांधी था। करेक्ट? हाँ या नहीं? ये सब सो गए? ओके, देखो कितने हैं। ठीक है, 1915 से आगे जब हम चलेंगे तो आज की क्लास की पहली बात मैं बता दूं कि
1916 में, जैसे 1917 में 16 आपके, जैसे 1907 में आपकी कांग्रेस की एक अधिवेशन हुई। ये अधिवेशन कहाँ पे हुई थी? सूरत। सूरत में हुई थी, जिस अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में बट गया था। दूसरा क्या हुआ, तो इसी अधिवेशन में जब कांग्रेस दो भागों में बट गया, 1913 में मोहम्मद अली जिन्ना ने आपके किस चीज को, तो मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया था। तो 1913 में ही आपके इस मुस्लिम लीग के इस व्यक्ति ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने सोचा कि आगे चल के हम क्या करें, तो आगे चल के हम आपके नरम दल, गरम दल और उसी में अपने आप को भी हम शामिल कर लें। तो यही हुआ। 1916 में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ। वो अधिवेशन आज के डेट में सबसे बड़े पॉपुलेशन वाले राज्य की राजधानी में हुआ। सबसे बड़े पॉपुलेशन राज्य का नाम क्या है? यूपी। उत्तर प्रदेश। उसकी कैपिटल किधर है? लखनऊ। लखनऊ। हाँ। तो 1916 में पहली बात आप जाने कि लखनऊ का अधिवेशन हुआ। किसका अधिवेशन? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, लखनऊ में हुआ। इसमें समायोजन हो गया। किसका किसका समायोजन हुआ? न सिर्फ गरम दल और नरम दल का समायोजन हुआ, बट इसमें मुस्लिम लीग का भी समायोजन हो गया। ठीक है। तो 1916 में पहली बात मैं लिखता हूं, लखनऊ, लखनऊ कॉन्फ्रेंस ऑफ INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसमें किन तीनों का समायोजन हुआ? तो एक्सट्रीमिस्ट भी आ गए, मॉडरेट भी आ गए और मुस्लिम लीग भी एक ही मंच पे आके खड़े हो गए थे। तो पहली बात आप लिखें 1916 में लखनऊ पैक्ट ऑफ INC, लखनऊ कॉन्फ्रेंस लिखिएगा, नॉट पैक्ट, लखनऊ कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस held in 1960 at Lucknow, in which extremist, moderate and Muslim League came together. पहली बात। सर वेट। हाँ लिखो लिखो। 1916 लखनऊ का कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस का ये कॉन्फ्रेंस, इस कॉन्फ्रेंस में मॉडरेट, एक्सट्रीमिस्ट और मुस्लिम लीग तीनों एक साथ साथ एक ही मंच पे आके खड़े हो गए थे। किसी का माइक ऑन है? अपने माइक ऑफ कर लीजिए। किसी का माइक ऑन है? माइक को प्लीज ऑफ करें। सर एक्सट्रीमिस्ट, मॉडरेट, मुस्लिम लीग एंड मुस्लिम लीग मेड एन अलायंस ना टुगेदर। केम टुगेदर। केम टुगेदर। क्लियर? देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस की जब मैं बात कर रहा था तो एक लेडी का बात किया था। वो लेडी आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी थी। उस लेडी का नाम क्या था? सरोजिनी नायडू। नहीं, सरोजिनी नायडू नहीं, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट। बार बार मैं ये बातें रिपीट करता हूं अपने मुंह से, है ना? गौर से सुने, मैं पूछता क्या हूं उसके आधार पर आंसर दें, कुछ भी ना बोले, है ना? मैंने बोला कि फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट, ऑलवेज एंड ऑलवेज एनी बेसेंट। मैं जब पूछूं कि फर्स्ट फीमेल इंडियन प्रेसिडेंट, उस कंडीशन में 1925 के सरोजिनी नायडू का नाम आपकी जुबान से निकलना चाहिए, है ना? तो 1916 में ही ये लेडी थी जिसका नाम था एनी बेसेंट। ये लेडी आपके जिस कंट्री से बिलोंग करती थी, उस कंट्री में भी ब्रिटिश साम्राज्य था। उस कंट्री का नाम था आयरलैंड। क्लियर? तो ये जो एनी बेसेंट है, वो बेसिकली जो रेसिडेंट थी वो आयरलैंड की थी। वहां पे ऑलरेडी एक क्रांति चल रही थी। वहां पे क्रांति क्या चल रही थी? तो जिस कंट्री से वो बिलोंग करती थी उसका नाम मैंने पहले ही आपको बताया है, वो नाम आपका आयरलैंड था। इस आयरलैंड में वहां के जो रेसिडेंट थे, वहां के जो सिटीजन थे, वो उनका ये कहना था कि आप शासन करो, लेकिन शासन को चलाने की जो जिम्मेदारी है वो हमारी होनी चाहिए। हमारी करने का मतलब जो आयरिश पीपल हैं उनके पास शासन को चलाने की बागडोर होनी चाहिए। और यही कंसेप्ट लेके एनी बेसेंट भी इंडिया में आई थी। बेसिकली एनी बेसेंट का आने का कारण अलग था। वो कारण था थियोसॉफिकल सोसाइटी को ज्वाइन करने आई थी वो। अब आप कहेंगे सर थियोसॉफिकल सोसाइटी क्या है? तो इसके बारे में हम बताएंगे अलग क्लास में कि ब्रह्म समाज क्या है ना, राजा राम मोहन राय का क्या इंपॉर्टेंट है, थियोसॉफिकल सोसाइटी क्या है। बट सुना सुना लिखे कि सर ने कभी चर्चा किया था थियोसॉफिकल सोसाइटी का। तो एनी बेसेंट आयरलैंड से आई थी। आयरलैंड में एक ऑलरेडी आंदोलन चल रहा था। आंदोलन का कारण था कि हमें अपने
देश के शासन का बागडोर दिया जाए, इसको हमने नाम दिया था होम रूल। होम रूल कहने का मतलब है कि घर का कानून, और यही कंसेप्ट इंडिया में भी एनी बेसेंट के नजर में आया कि हमें, क्योंकि एनी बेसेंट इस समय तक क्या कांग्रेस को ज्वाइन किया था उन्होंने, यस और नो? 1916 तक क्या एनी बेसेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस की पार्ट थी? नो सर। कब आई थी एनी बेसेंट, जब मुझे बताइए। 1900 सर वेट, हाँ वेट, पूरा वेट किया हुआ हूँ तो 1917 में सर। 1970। यस 1917 में एनी बेसेंट 1917 आपकी क्या हो रही थी, तो प्रेसिडेंट बन रही थी, लेकिन एनी बेसेंट आपकी इंडिया में थी और उनका ये कहना था कि यहां भी एक स्वरूप जन्म लेना चाहिए, उस स्वरूप का नाम होना चाहिए होम रूल। तो यहां पे 1916 में दूसरी बात आप जाने कि होम रूल लीग, होम रूल लीग की शुरुआत हो गई थी। ये शुरुआत किसने किया था? 1916 में किया गया था, लेकिन 1916 में जिस व्यक्ति ने आपके होम रूल लीग की शुरुआत की थी, दो जगह बेसिकली हुआ था। तो जिस व्यक्ति ने आपके होम रूल लीग की शुरुआत की थी, वो व्यक्ति दो अलग अलग थे। जैसा क्वेश्चन वैसा काम कीजिएगा, है ना। पहला है बाल गंगाधर तिलक। तिलक। बाल गंगाधर तिलक was the founder of होम रूल लीग। बाद में एनी बेसेंट ने भी मद्रास में आपके इस क्रांति की शुरुआत की थी। बट आपसे पूछा जाए कि होम रूल लीग की शुरुआत किसने की, तो आंसर वुड बी बाल गंगाधर तिलक। पूछा जाए कि मद्रास में आईएनसी होम रूल लीग की शुरुआत किसने की, तो आंसर वुड बी एनी बेसेंट। पूछा जाए कि होम रूल लीग की शुरुआत कब हुई थी, तो आंसर क्या दीजिएगा, तो कौन से ईयर में? 1916 1916 है। तो 1916 में दो बातें आपको जाननी थी, और दोनों बातें मैंने आपको बताई है। जैसे जैसे पॉसिबल है वो आप लिख सकते हैं। पहली बात मैंने बताई कि आईएनसी कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन लखनऊ वेयर एक्सट्रीमिस्ट, मॉडरेट एंड मुस्लिम लीग केम टुगेदर। दूसरी बात मैंने आपको बताई, होम रूल लीग टिल द टाइम वाज बिगिन, दिस होम रूल लीग वाज फाउंडेड बाय Bal Gangadhar Tilak, whereas Home Rule League was started by N.E. Besant in Madras in 1917। ठीक है, हाँ। तो ये दोनों बातें आप लिख सकते हैं आपके 1916 के कड़ी में। बहुत इंपॉर्टेंट ये नाम है ना। और एक चीज को हमेशा याद रखिएगा कि एनी बेसेंट कहाँ की लेडी हैं? क्या वो अमेरिका की हैं, लंदन की हैं, कहाँ की हैं? आयरलैंड की लेडी हैं। क्लियर? आगे चलूं? 1916 से हम आगे चलते हैं, 1917 में पहुंचते हैं। देखिए, महात्मा गांधी आपके इंडिया में तो आ गए थे, लेकिन आते ही उन्होंने कोई बड़ी क्रांति नहीं की। आते ही उन्होंने आराम किया, पहले देखा कि क्या करना है, कहां से करना है, कैसे करना है। और महात्मा गांधी को एक व्यक्ति बहुत दिनों से फॉलो कर रहा था। वो व्यक्ति बिहार का था। उस व्यक्ति का नाम मैंने ऑलरेडी आपको लास्ट क्लास से बताया है। उस व्यक्ति का नाम था पंडित राजकुमार शुक्ला। ये व्यक्ति एक किसान था, है ना। राजकुमार जो शुक्ला था, ये व्यक्ति एक किसान था, और महात्मा गांधी के पीछे पीछे जहां जहां महात्मा गांधी जाते थे वहां वहां पहुंच जाता था और बोलता था कि आप मेरे डिस्ट्रिक्ट में चलिए, वहां पे किसानों की समस्या सुनिए और फिर आप हमें कुछ सहयोग कीजिए। बार बार महात्मा गांधी का ऐसा अपना शेड्यूल था कि महात्मा गांधी उसकी बात को इग्नोर करते थे, लेकिन उसके बावजूद ये व्यक्ति उनका पीछा छोड़ता नहीं था। अंत में महात्मा गांधी को उस व्यक्ति के आगे झुकना पड़ा और 1917 में महात्मा गांधी बिहार के चंपारण डिस्ट्रिक्ट में पहुंच गए। कहां पहुंचे थे? चंपारण डिस्ट्रिक्ट बिहार। चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। ये ईयर जो है वो हम 1917 की बात कर रहे हैं, 1917 की बात कर रहे हैं। 1916 से हम आगे हो चले हैं। 1917 महात्मा गांधी का प्रवेश बिहार में जिस डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश हुआ वो डिस्ट्रिक्ट चंपारण की थी, और यहीं पे महात्मा गांधी ने एक ऐसे वर्ड, एक ऐसे शब्द को जन्म दिया जो शब्द आपके संभवतः आजादी के बाद ही खत्म हुआ। वो शब्द था सत्याग्रह।
तो आपसे पूछा जाए कि सत्याग्रह की शुरुआत किसने की, आंसर महात्मा गांधी। पूछा जाए कि सत्याग्रह की शुरुआत कहां से हुई, आंसर चंपारण। पूछा जाए कि सत्याग्रह का पहला जो हेल्प था वो किसको मिला, आंसर इज ऑलवेज एंड ऑलवेज फार्मर। देखिए बेसिकली हुआ क्या था, तो जमीन समझते हैं ना, जमीन, हाँ सर। खेत में जाते होंगे उनको मालूम होगा, जैसे महाराष्ट्र की आप अगर बात करते हैं तो यहाँ पे गुंटा और एकड़ में खेती चलती है। क्या है क्या, मालूम। अरे किसी के पास है 1-2 एकड़ जमीन? हाँ सर है। हाँ, तो महाराष्ट्र के हम परिप्रेक्ष्य में बता रहे हैं, हम बिहार के परिप्रेक्ष्य की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अलग अलग जो स्टेट है उसकी अलग अलग प्रोविजन है। तो महाराष्ट्र में क्या है कि 40 गुंटा बराबर 1 एकड़ होता है और 2.5 एकड़ बराबर 1 हेक्टेयर होता है। मतलब 100 अगर गुंटा है तो इक्विवेलेंट टू 1 हेक्टेयर है ना। अंग्रेजों ने क्या किया था, अंग्रेजों ने बोला था कि सर आपका आवाज जा रहा है बीच सर, में। सर वॉइस नहीं आ रहा है। वॉइस नहीं आ रहा है सर, वॉइस गया आपका। मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ हाँ सर, सर अब भी आई सर। हाँ हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था कि 1917 में अंग्रेजों ने एक फार्मिंग को कंपलसरी कर दिया था। वो था क्या, तो नील। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन में नील की खेती नहीं होती थी और यही नील कारण मतलब? था कि नील क्या होता है? नील नहीं समझते हैं, जो व्हाइट कपड़े में हम डालते हैं, ब्लू ब्लू कलर का आता है। अच्छा ओके वो। ओके ओके ओके। हाँ जी हाँ ओके जी, सर, समझा। वो हाँ सर समझ गए। समझा क्या? यस सर। आगे चलो। हाँ यस सर। सर। ओके, तो वहां पे क्या था कि 1 बीघा होता है, जैसे यहाँ पे 1 एकड़ होता है तो वैसे ही वहां पे 20 कट्ठा बराबर 1 बीघा होता है, जैसे बिहार वगैरह की बात करें तो वहां पे क्या था, तो वहां पे था कि अगर आप 1 बीघे में खेती कर रहे हैं तो 3 कट्ठे में नील की खेती करना कंपलसरी है। दिस इज ए काइंड ऑफ टैक्स, और इस टैक्स को उस जमाने में जिस नाम से हम जानते थे वो था लगान। क्लियर? ब्रिटेन वाले, मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो कहती थी कि आप यहाँ पे खेती कीजिए, 3 कट्ठे में खेती कीजिए, नील की खेती कीजिए, आप बाकी क्या कर रहे हो उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन 3 कट्ठे में आपको नील की खेती करना है और ये नील की खेती का पैदावार हमें देना है लगान के रूप में। इससे नुकसान किसका था, तो आपके किसानों का था। किसान इससे बहुत ज्यादा अक्षुब्ध थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने पंडित राजकुमार शुक्ला के पास अनुरोध लगाया और पंडित राजकुमार शुक्ला ने महात्मा गांधी के साथ, और महात्मा गांधी जब चंपारण पहुंचे उन्होंने किसानों को अपना समर्थन दे दिया और यही आपके महात्मा गांधी के द्वारा शुरुआत किया गया पहला आंदोलन था। दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एनी लेवल ऑफ एग्जामिनेशन कि महात्मा गांधी की पहली आंदोलन का नाम बताइए, आंसर इन चंपारण सत्याग्रह। इसी चंपारण सत्याग्रह को हम नील आंदोलन भी कहते हैं और इसी नील आंदोलन को हम पहला सत्याग्रह भी कहते हैं और इसी पहले सत्याग्रह को हम 3 कठिया आंदोलन भी कहते हैं। तो 4 नाम सिनोनिम्स है। पहला चंपारण सत्याग्रह, ध्यान से सुने, सही ढंग से लिखें, चंपारण सत्याग्रह। दूसरा 3 कठिया आंदोलन। 3 कठिया का मतलब क्या है, 3 कट्ठे में चूंकि खेती कंपलसरी। चंपारण सत्याग्रह, स्लैश में कीजिए 3 कठिया, TINKA, है ना, लिखता हूं मैं, 1 मिनट रुक जाएं, मैं आपके साथ साथ लिखता हूं, डस्टर सिर्फ मैं ले आता हूं, फिर आपके साथ हो चलता हूं। लिखा क्या, लिखा किसी ने? यस तीन सर। कठिया क्या लिखना है? लिख, आपके साथ मैं भी लिखता हूं, लिखें पहले, अभी लिखें 3 कठिया, TINKAHITIYA, मैं भी बोर्ड पे लिख देता हूं। चंपारण सत्याग्रह आप लिख सकते हैं, 3 कठिया आंदोलन आप लिख सकते हैं,
या आप ये भी लिख सकते हैं नील आंदोलन, और स्लैश में ये भी लिख सकते हैं फर्स्ट सत्याग्रह। तो ऐसा लिखें 1917 फर्स्ट सत्याग्रह स्लैश चंपारण सत्याग्रह स्लैश 3 कठिया मूवमेंट स्लैश नील मूवमेंट। देयर आर 4 सिनोनिम्स। ये चारों का मतलब एक ही है। वो मतलब है कि 1917 में महात्मा गांधी के द्वारा शुरुआत किया गया नील की खेती के अगेंस्ट आपका पहला आंदोलन है ना, एसोसिएशन ऑफ फार्मर को उन्होंने साथ दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट है कि 3 कठिया आंदोलन किसके लिए किया गया है, पहला सत्याग्रह किसके लिए किया गया था, तो फार्मरों के लिए किया गया था। अब महात्मा गांधी जैसा बड़ा व्यक्ति आपके इंडिया में आया है तो ऑब्वियस सी बात है अगर उसने किसी आंदोलन की शुरुआत की है तो आंदोलन सही साबित होगा और सक्सेस मिलेगा। तो ये आंदोलन भी सक्सेस पाया और जो 3 कठिया मूवमेंट था या 3 कठिया आपका चुंगी या लगान था, इसको बंद कर दिया गया। तो महात्मा गांधी को थोड़ा सा यहाँ से प्रसिद्धि मिली। नए नए आए थे ना, 15 में आए थे, 17 में उन्होंने क्रांति की शुरुआत कर दी, तो उनको थोड़ा प्रसिद्धि मिली कि चलो भाई महात्मा गांधी कुछ तो इंपॉर्टेंट काम उन्होंने किया है। क्योंकि अभी तक महात्मा गांधी उतना बड़ा नाम नहीं था, अभी तो उन्होंने आंदोलन की शुरुआत की थी। बट दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपके बोर्ड पे लिखा है, आपके एग्जाम से डायरेक्ट पूछा जाता है कि विच वाज द फर्स्ट मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी, है ना, या पूछा जाए वेयर महात्मा गांधी स्टार्टेड हिज फर्स्ट मूवमेंट, है ना, व्हाई महात्मा गांधी स्टार्टेड हिज फर्स्ट मूवमेंट। तो आंसर सबका एक ही है कि क्यों किया, तो 3 कट्ठे में नील की खेती के अगेंस्ट किया। कहां किया, तो चंपारण में किया। चंपारण कहां है, तो चंपारण आज के दिन में बिहार के चंपारण एक डिस्ट्रिक्ट है। किसके कहने पे किया, तो वो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, राजकुमार शुक्ला, है ना। तो ये आपके 1917 की आपकी पहली और आखिरी कहानी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके सर। जब 1916 की हम बात कर रहे थे, 1916 में हमने आपको 2 बातें बताई, संभवतः एक बात छूट गया। पहला बात हमने बताया था कौन सा, तो लखनऊ समझौता, है ना। दूसरी बात हमने क्या बताई थी, तो दूसरी बात हमने बताई थी होम रूल लीग। बाल गंगाधर तिलक ने शुरुआत किया, बाद में उसे एनी बेसेंट ने भी उसको मद्रास में उसको समर्थन मिला। और तीसरी बात आप जान लें कि एक बड़ा विश्वविद्यालय का एस्टैब्लिशमेंट हो रहा था, और इस बड़े विश्वविद्यालय का एस्टैब्लिशमेंट आपके योगी के शहर में हुआ, बनारस, उसका नाम है दैट इज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ, 1916 में ही हुआ। तो 1916 में एक और फैक्ट को ऐड कर लीजिएगा कि बीएचयू वाज फाउंडेड बाय मदन मोहन मालवीय, है ना। BHU was founded by मदन मोहन मालवीय in 1916। कहा, बनारस। उसके नाम में ही उसका आंसर है, दैट इज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। बहुत पुराना और बहुत प्रसिद्ध, है ना, काशी विश्वविद्यालय है ये। तो 1916 में 3 बातें आप हमेशा याद कीजिएगा। 1917 मालवीय, मदन मोहन मालवीय ने 1916 में बीएचयू का एस्टैब्लिशमेंट किया था, है ना, लगभग आज से 104 साल पहले। 1917 में सिर्फ एक और बड़ी बात आपको याद रखनी है कि महात्मा गांधी के द्वारा शुरुआत किया गया पहला सत्याग्रह, है ना। सत्याग्रह बेसिकली इसके 2 फिलॉसफी थे, एक तो सत्य के मार्ग पे चलना है और दूसरा नॉन वायलेंस को हमें अडॉप्ट करके रखना है। सत्य और अहिंसा जो आखिरी तक महात्मा गांधी के 2 फिलॉसफी रहे हैं, उसी पे आधारित सत्याग्रह भी था, जिसमें अहिंसा नहीं करने का उनका सुझाव था। आगे चलूं मैं। यस सर। मालवीय की स्पेलिंग क्या है? MALVIYA, मालवीय। थैंक यू। चलूं आगे। यस सर।
यस। हम चलते हैं 1918 के करीब में, 1918। देखिए 1918 में दो बातें इंपॉर्टेंट है। एक तो अहमदाबाद जो शहर है आज आपका, उस अहमदाबाद में एक बीमारी फैल गई। आज जैसे कोरोना फैला हुआ है, उसी समय अहमदाबाद में भी एक बीमारी फैल गई। उस बीमारी का नाम था प्लेग। हाँ, प्लेग। तो जब ये बीमारी फैली तो वहां के जो मजदूर थे उन, क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं सर। हाँ, जब अहमदाबाद में ये बीमारी फैली तो वहां के जो मील मजदूर थे उनका ये कहना था कि उनको इसका कंपनसेशन मिलना चाहिए, है ना। मान लीजिए किसी को हो गया, आज मान लीजिए आप सरकारी कर्मचारी हैं और काम करते ही समय आपको कोरोना हो गया, तो वहां की जो स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट में वो एम्प्लॉय है, तो कुछ उसको राहत पैकेज मिलना चाहिए। तो ऐसा ही कहना 1918 में भी था। किनका था? तो अहमदाबाद के मील मजदूरों का था, जिसको नजरअंदाज किया गया। किसने नजरअंदाज किया? तो वहां के जो मील के मालिक थे उसने नजरअंदाज कर दिया। अब ये नजरअंदाज अगर किया गया तो कुछ तो ऐसा काम होगा जो इतिहास के पन्ने और आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट था। यस था। क्या था? तो पहली बार, है ना, फर्स्ट टाइम भूख हड़ताल किया गया था, है ना। हंगर स्ट्राइक की अगर शुरुआत कहीं से हुई थी तो अहमदाबाद से हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि फर्स्ट टाइम हंगर स्ट्राइक की शुरुआत कहां से हुई थी? आंसर इज अहमदाबाद। क्यों हुई थी? तो मील मतलब वहां पे जो कारखाने थे उसमें काम करने वाले जो वर्कर थे वो अपने, उनके जो चीफ थे उनसे खुश नहीं थे, उनके डिमांड को पूरा नहीं किया जा रहा था। क्योंकि एक पेंडेमिक फैला था उस समय भी 1918 में, जिसका नाम था प्लेग। तो प्लेग वगैरह आप छोड़ दें, आप सिर्फ इतनी बात याद रखें कि 1918 में फर्स्ट टाइम हंगर स्ट्राइक, भूख हड़ताल, फर्स्ट टाइम हंगर स्ट्राइक took place from Ahmedabad mills. मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अहमदाबाद का मिल और वहां के वर्करों ने यह स्ट्राइक किया था, है ना। जनरली आपसे पूछा जाएगा कि हंगर स्ट्राइक, फर्स्ट टाइम हंगर स्ट्राइक वाज स्टार्टेड बाय फार्मर्स। तो ऐसा लगेगा कि यस, हो सकता है किसानों का ही उस समय समाज था, कुछ बाकी होता ही नहीं था, ना इंपोर्ट ना एक्सपोर्ट, तो फार्मर ही एक सही आंसर होगा। बट ऐसा है नहीं, है ना। फार्मर के एक जगह पे जो वर्कर थे, और वर्कर वो मिल के थे, और ये मिल अहमदाबाद की थी, और वो समय 1918 का था। तो 4 क्वेश्चन के आंसर एक लाइन में लिखा हुआ है। 1918 में पहली बात लिखिएगा आप कि फर्स्ट टाइम हंगर स्ट्राइक टुक प्लेस इन अहमदाबाद बाय अहमदाबाद मिल्स वर्कर। चलें आगे। यस सर। सर एक मिनट, बोलिए। हाँ, लिखिए। अगर मैं बोर्ड पे हूं तो मैं थोड़ा सा हट जाता हूं। yes, इन चीजों को बहुत सही ढंग से 2-4 लाइन और भी ऐड करके आपके नोट्स में लिखा हुआ है, उसको जरूर रेफर करेंगे। बट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, सिर्फ इतनी बात आप अगर याद करते हैं तो एग्जामिनेशन का काम निकल जाएगा। लेकिन जो कहते हैं ना कि सर पढ़ने में ज्यादा मन लगता है, तो फिर आप अब जब नोट्स खोलेंगे या फिर जब मैं लोकेशन बताऊंगा उस नोट्स को जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे 1-2 और भी लाइन मैंने आपके लिए ऐड किया है जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है बट आपके कंसेप्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। 1918 में गुजरात का एक डिस्ट्रिक्ट था, उस डिस्ट्रिक्ट का नाम था खेड़ा। और खेड़ा में फिर से वहां पे क्या हो गया, तो वहां पे सूखा पड़ गया है, ड्रॉट आ गया, सूखा पड़ गया। अब स्वाभाविक सी बात है, अगर किसानों को फसल ही नहीं होगा तो वो लगान दे पाएगा क्या? नहीं दे पाएगा। नहीं। तो फार्मरों ने बोला, उनके जो जमींदार, क्योंकि जमींदारी सिस्टम थी वहां पे, तो फार्मर ने बोला कि जब हमारा फसल ही नुकसान हो गया है तो ये लगान, ये चुंगी, हम ये टैक्स, ये टैरिफ हम दे नहीं सकते हैं, आप इसको माफ कर दो तत्कालीन समय के लिए। बट ऐसा किया नहीं गया, और किया नहीं गया इस कारण से खेड़ा एक जगह, एक डिस्ट्रिक्ट है गुजरात में, वहां पे फिर फार्मर किस चीज के लिए फिर से सड़क पर उतर गए थे? वो चीज थी आपकी टैक्स। और इस सबको एसोसिएशन मिल गया किस आदमी का? तो महात्मा गांधी। दिस वाज द सेकंड मूवमेंट लेड बाय महात्मा गांधी
जहां पर फिर से उन्होंने फार्मरों का ही हेल्प किया और फिर से लगान को ही खत्म करने के लिए उन्होंने हेल्प किया था। बट वो डिस्ट्रिक्ट अभी बिहार के चंपारण से निकल के गुजरात के खेड़ा में पहुंच गया था। तो आप लिखें 1918 में। दूसरी बात, महात्मा गांधी started his second movement. Mahatma Gandhi started his second movement from Kheda district of Gujarat. Mahatma Gandhi started his second movement from Kheda, Kheda, Kheda district of Gujarat, against tax system imposed on farmers, in drought situation. सूखे के समय फार्मरों पे टैक्स लगाए जाने के विरोध में महात्मा गांधी ने 1918 में खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात से अपने दूसरी क्रांति की शुरुआत की। और स्वाभाविक सी बात है, अगर क्रांति की शुरुआत की महात्मा गांधी, एक बैरिस्टर अगर हेल्प कर रहा है, अगर लीड कर रहा है, तो ये चंपारण की तरह ही फिर से सक्सेसफुल हो गया। तो यहाँ पे फिर से आपकी ड्रॉट थी, इस कारण से टैक्स को माफ कर दिया गया था, है ना। माफ किया या नहीं किया वो छोड़ दीजिए, आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात में है। टैक्सेशन के खिलाफ महात्मा गांधी ने फार्मरों का फिर से यहाँ पे हेल्प किया और खेड़ा आंदोलन फिर से सफल हो गया। कोई दिक्कत अभी तक? नहीं सर। नो सर। समझ में आ रहा है? यस sir. सर। ओके, गुड। अभी हम चलेंगे भारतीय इतिहास के उस पन्ने पे जो पन्ना संभवतः आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे अंग्रेज देख रहे थे कि एक के बाद एक आंदोलन हो रहा है। उस आंदोलन को कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, समर्थन बड़े जो नेता है उनका मिल रहा है, और ये समर्थन के साथ वो आंदोलन जो है वो सफल भी हो रहा है। इसको दबाने के लिए, इसके दमन के लिए आपके ब्रिटेन में एक कानून को पास कर दिया गया। उस कानून में ये लिखा था कि आप किसी भी भारतीय को कहीं से भी कभी भी गिरफ्तार कर सकते हैं, है ना। नो अरेस्ट नो वारंट, जिसकी बात आपकी लिखी हुई थी, जिसमें कहा गया था देयर कैन बी नो अपील, नो वकील एंड नो दलील। आज मुझे अगर पुलिस को गिरफ्तार करना है तो कोई तो रीजन होना चाहिए ना, जिस रीजन के बेस पे पुलिस अरेस्ट वारंट लेके मेरे तक आएगी और फिर मेरे को अरेस्ट करेगी। यस सर। उस समय इस चीज को कैंसिल कर दिया गया कि अभी कोई भी अरेस्ट वारंट की जरूरत नहीं है, किसी को भी उठाओ, कभी भी उठाओ, कहीं से भी उठाओ, बिना कारण के उठाओ, और ये कर सकता है। और ये करने का प्रस्ताव पारित आपके इंडिया के ज्योग्राफिकल सीमा से बाहर हुआ। वो देश आपकी ब्रिटेन थी। अभी अब बात हो गया कि ये तो कानून तो पारित हो गया, इस कानून को इंडिया में लाया भी गया, इंपोज भी किया गया। इंपोज करने के बाद क्या हुआ, इस कानून का जो दहशत था वो इंडियंस में हो गया कि अब तो किसी को भी कहीं से भी उठा लिया जाएगा भाई। तो इस कानून को आपके इंडिया में एक नया नाम दिया गया, वो नाम था अंधा कानून, दूसरा काला कानून। तो दोनों नाम थे इसके, एक तो ब्लाइंड लॉ भी कहा गया, ब्लैक लॉ भी कहा गया, और इस कानून का एक्चुअल जो नाम था वो नाम था रॉलेट एक्ट। 1919 रॉलेट एक्ट को पास किया गया। ये रॉलेट एक्ट में नो अपील, नो वकील, नो दलील जैसी परिभाषाएं शामिल थी। किसी को भी कहीं से भी कभी भी गिरफ्तार किया जाने वाला प्रयोजन शामिल था, और इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट आंदोलनकारी को गिरफ्तार कर लिया गया। वो दो आंदोलनकारी में से एक का नाम था डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, है ना। महात्मा गांधी को तो अरेस्ट नहीं किया गया था, बट सैफुद्दीन किचलू उस समय लीड करते थे बहुत सारे छोटे मोटे आंदोलन, तो सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। अभी किचलू साहब को गिरफ्तार करने के एवज में उसका प्रोटेस्ट करने के लिए कि गलत हुआ है, और बैसाखी का वो दिन था, तो बैसाखी का मेला भी लगा हुआ था, तो बहुत सारे लोग एक ही जगह पे जमा हो गए। वो जगह एक मैदान का रूप था, वो जगह अमृतसर में था, और वो मैदान जालियांवाला बाग था। यस। इस जालियांवाला बाग में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू के गिरफ्तारी के अगेंस्ट में। बैसाखी का वो दिन था,
इस चीज को देख के वहां का जो सेना नायक था, उस सेना नायक का नाम था जनरल डायर, है ना। जनरल डायर ने बोला कि ये सब एक ही साथ आ गए हैं, तब तक गोली चलाते रहो जब तक हर एक व्यक्ति मर ना जाए। ऐसा ही हुआ। अगर सेना नायक बोलेगा तो ऑब्वियस सी बात है जो वहां की सैनिक होगी उसको गोली चलाना पड़ेगा। वो दिन था 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919 की घटना। जालियांवाला बाग वो मैदान, अमृतसर का वो जगह, रॉलेट एक्ट, अंधा कानून, काला कानून के विरोध में किया जाने वाला आंदोलन, जनरल डायर के द्वारा गोली चलाने का आदेश दिया जाना, और ये जो मैस्केर था, इस मैस्केर को भारतीय इतिहास के पन्नों पे जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से हमने जाना है। क्लियर, समझ में आया? यस हाँ सर। सर। हाँ, फिर से मैं बोलता हूं, 1919 में 3 बातें आपको याद रखनी है। पहली बात कि 1919 में रॉलेट एक्ट इंपोज हो गया था। इस रॉलेट एक्ट को हमने ब्लैक लॉ या फिर ब्लाइंड लॉ का नाम दिया है। इस रॉलेट एक्ट में एनी इंडिविजुअल कैन बी अरेस्टेड फ्रॉम एनीवेयर विदाउट एनी रीजन जैसी परिभाषाएं लिखी हुई थी। देयर कैन बी नो अपील, नो वकील, नो दलील जैसी परिभाषाएं शामिल थी। सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार किया गया, जिसको प्रोटेस्ट करने के लिए अमृतसर के जालियांवाला बाग में लोग जमा हुए। डॉक्टर नहीं, जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया। सरकारी आंकड़े ये कहते हैं, है ना, एक्चुअल में तो हजारों की संख्या में लोग मरे, बट सरकारी आंकड़े ये कहते हैं 389 लोग क्या हो गए, तो यहाँ पे शहीद हो गए। और ये घटना 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। डेट किसी भी कंडीशन में आपको भूलने का नहीं है ना। Yes, अगर sir. मैंने 16 अक्टूबर 1905 का नाम आपको बंगाल विभाजन के रूप में बताया है तो आपको याद रखना है ना। तो डेट अगर मैं अपने मुंह से अगर निकाल रहा हूं तो समझ जाए कि आपके लिए करो या मरो की काम है। कैसे भी कीजिए, याद करना है आपको 13 अप्रैल 1919। और जब ये घटना हो गई तो अभी भी आपके इंडिया में देखते होंगे, जब